चलो हेलो बच्चों। तो आप लोग के लिए मैं वन शॉट रिवीजन लेकर आया हूं जो सीए इंटर जनवरी 25 और मई 25 के लिए एप्लीकेबल है। और ये वन शॉट रिवीजन में ऐसा रहेगा कि हम 40 मिनट्स में ही उस चैप्टर का पूरा क्रक्स देकर आपको हम पूरी तरीके से रिवाइज करवा देंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एग्जाम के कुछ जो 2 महीने बचे हैं, इस 2 महीने में आप ये देखें। आप नहीं भी पढ़े होंगे इसके पहले तो भी आपका काम बन जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह टैक्स समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, पहला चैप्टर जो मैं आपके लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ऑन स्क्रीन पर, क्लबिंग। तो क्लबिंग 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और क्लबिंग चैप्टर पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लगातार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो चलिए आइए अब हम वन शॉट रिवीजन में क्लबिंग का रिवीजन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, क्लबिंग में हमारे कितने सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं? 60, 61, 64। 61 में आपको इन दोनों में दो चीजें देखने को मिलेगी, एक इररिवोकेबल, एक रिवोकेबल। और 64 नंबर के सेक्शन में आपको रिलेशंस के बीच में क्लबिंग देखने मिलेगा, जैसे इन लॉस के बीच में, आपके मदर फादर के बीच में, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में। इन सब के बीच में आपको क्लबिंग देखने मिलेगा। तो बच्चे, हम पहले सेक्शन 64 शुरू करते हैं। सेक्शन 64 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पहले मैं आपको प्रोविजन पूरा सही तरीके से समझा देता हूं। सेक्शन 64 में क्लबिंग में जो पहला केस है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर मैरिज। यदि शादी नहीं हुई है, शादी के पहले यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फियांसी आपस में ही एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो सरकार यह कहती है कि टैक्सेबल कौन होगा? तो टैक्सेबल होगा ट्रांसफरी। यानी शादी के पहले यदि आप अपने फियांसी को ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में ट्रांसफरी टैक्सेबल होगा। सेकंड केस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। यहां पर टैक्सेबल कौन होगा? शादी के बाद टैक्सेबल हो जाएगा ट्रांसफर। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, यदि मान लीजिए इसमें भी फर्दर सब केस हैं, तो सब केस में मान लीजिए ए नंबर देखें। यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है स्पाउस को और स्पाउस अनएजुकेटेड है, तो इस केस में ट्रांसफरर ही टैक्सेबल होगा। सब केस टू, यदि मान लीजिए स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्निंग मेंबर हैं, बोथ आर अर्निंग मेंबर, तो फिर इस केस में प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर होती है, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी दी, वाइफ ने हस्बैंड को प्रॉपर्टी दी, और दोनों कमाते हैं, तो टैक्सेबल कौन? हुज इनकम इज हायर, जिसकी इनकम हायर होती, यदि दोनों कमाते हैं तो। और यदि एक पक्ष पार्टी यानी मान लीजिए वाइफ नहीं कमाती है, तो फिर ट्रांसफर कौन होगा? हस्बैंड। बोले तो टैक्सेबल कौन होगा? हस्बैंड। और यदि मान लीजिए हस्बैंड नहीं कमाता तो टैक्सेबल कौन होगा? वाइफ। समझ गए? अब इसमें भी एक मुद्दा है जो मैं आपको समझा देता हूं। यदि मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग इन सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड
ईदर ऑफ देम हैव मिनिमम वोटिंग राइट 20%। अब बच्चों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और दोनों में से किसी एक का वोटिंग राइट 20% है। आइए मैं आपको इसको एक सम के थ्रू समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उसके इसमें क्या करना है। देखिए अब यहां पर देखें तो मिस्टर और मिसेस ओम दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और दोनों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना टेक्निकल है ना प्रोफेशनल है, मतलब दोनों ही कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, ना दोनों को कोई नॉलेज है, लेकिन दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और दोनों की कुछ इनकम डिटेल्स दी हुई है। सैलरी दी है मिस्टर ओम की 220 और मिसेज ओम की 70, अदर इनकम दी है 50 और 80, केस 1 2 3 करके अलग अलग दिया है, 15 और 6 3 और 17 और 18 और 1। सबसे पहले इस सम को करने के लिए आप अपने दिमाग में एक बात डाल दीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का मिलाकर मिनिमम वोटिंग राइट जो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो 20% होना चाहिए। यदि 20% का वोटिंग राइट मिनिमम है दोनों को मिलाकर, तो जाके केस लगेगा जो मैं आपको बोलना जा रहा हूं। यानी इधर भी ये केस लग जाएगा क्योंकि दोनों को मिलाकर 21% का वोटिंग राइट है, इधर भी ये केस लग जाएगा क्योंकि दोनों को मिलाकर 20% का वोटिंग राइट है, लेकिन इधर ये केस नहीं लगेगा क्योंकि 19% है, तो ये नॉट एप्लीकेबल का केस आएगा। लेकिन हम बात करें ऊपर के दो केस की, केस 1 बात करें जहां पे दोनों को मिलाकर 21% का वोटिंग राइट है, ये हो गई पहली कंडीशन जो आपको देखनी है। अब दूसरी क्या देखेंगे, दोनों को मिल रही सैलरी, सैलरी को इग्नोर करिएगा कुछ देर के लिए, आपको दोनों की अदर इनकम देखनी है, किसकी अदर इनकम हायर है। यानी सीधा सा मुद्दा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो ये है कि दोनों को उसी ऑर्गेनाइजेशन से जो सैलरी मिल रही है उसको काउंट नहीं करना है, अदर देन दैट आपको उस सैलरी को छोड़कर बाकी की इनकम देखनी है कि किसकी इनकम ज्यादा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मिसेस ओम की इनकम ज्यादा है। आइए अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, देखिए पहला केस है जिसमें वोटिंग राइट दोनों की मिलाकर 21% है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मिसिस ओम का अदर इनकम सैलरी को छोड़कर जो उस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है वो 80,000 है। तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी उसी में ही इनकम सैलरी की क्लब्ड होगी। देखिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, अदर इनकम है 50 और इसकी है 80। तो जैसा कि मैंने बोला सैलरी छोड़कर जो अदर इनकम है वो मिसिस ओम की ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो इनको उस ऑर्गेनाइजेशन से जो सैलरी मिल रही है, आप देख पा रहे हैं यहां 220 की सैलरी है और यहां 70,000 की सैलरी है। तो अब क्या होगा, ये यहां से माइनस हो जाएगा और क्लब्ड हो जाएगा विथ मिसेस ओम। यानी 220 की सैलरी मैं मिस्टर ओम के से हटा देता हूं और 220 की सैलरी यहां पर ऐड कर देता हूं। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहला वोटिंग रेट आप चेक करेंगे, यदि वोटिंग रेट आपका 20% या उससे ज्यादा है तो फिर आप अदर इनकम चेक करेंगे, जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी हस्बैंड वाइफ में से उसकी इनकम में सैलरी की इनकम क्लब्ड हो जाएगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, यानी इन शॉर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है वो क्लब्ड हो जाएगी। अब यहां पर देखें तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई 50 और इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, तीनों को ऐड कर देंगे, 2 20 70 290 और 290 और 80 370। तो ये आ गया आपका पहला केस का आंसर। ठीक है बच्चों, अब आप आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे वोटिंग राइट आपका वही 20% है जो कि मैंने आपको बोला था कि कम से कम 20 होना चाहिए, वही है। तो यहां भी 20% है हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलाकर, तो आपका आंसर यहां पे सेम रहेगा।
यानी आंसर में कोई झोल नहीं होगा क्योंकि वोटिंग राइट सेम है। लेकिन आप यदि केस 3 में आएंगे, केस 3 में देखिए, केस 3 में दोनों को मिलाकर वोटिंग रेट लेस देन 20% है, 20% से कम है। तो फिर इस केस में मिस्टर ओम की सैलरी और मिसेस ओम की सैलरी यानी आपस में क्लब्ड नहीं होगी, दोनों ही अपनी अपनी सैलरी के लिए खुद ही टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब आपको अदर इनकम नहीं देखनी है क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं वोटिंग राइट 20% से कम है, तो आपको ये नहीं देखना है। यानी आशा करता हूं मैं आप बात समझ गए होंगे। यदि वोटिंग राइट ज्यादा है तो क्लबिंग का केस लगेगा, नहीं तो क्लबिंग का केस नहीं लगेगा। आंसर ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना केस कि जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और दोनों का वोटिंग राइट दोनों को मिलाकर 20% है, तो इस तरह का केस आपको करने का है। चलिए एक आपको और डेमो दिखा देता हूं। अब आप ये देखिए, दोनों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, दोनों को कुछ डिटेल्स शेयर की गई, दोनों की कुछ इनकम हो रही है। सबसे पहले देखेंगे दोनों को मिलाकर वोटिंग राइट हो रही है, हाँ तो हो रही है, 20% ज्यादा है सॉरी 20% या 20% ज्यादा है। अब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली इनकम को नहीं देखना है, यानी सैलरी को नहीं देखना है जो ए से मिल रही है, यानी ए लिमिटेड से मिल रही है। अब आप सीधे अदर इनकम पे जाइए। अदर इनकम कितनी है? मिसेस एक्स की ज्यादा है, तो सैलरी ये जो मिस्टर एक्स की है वो इसमें क्लब्ड हो जाएगी। यानी बच्चों यहां पर टोटल अमाउंट ये तीनों टैक्सेबल हो जाएगा और यहां पर खाली 50,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, अब आप आइए सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में उल्टा हो गया है, अदर इनकम किसकी ज्यादा है? मिस्टर एक्स की। तो अब मिसेस एक्स की जो सैलरी है वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, यानी ये वाली सैलरी यहां पर आ जाएगी। यानी 60,000 मिसेस एक्स की सैलरी, 1,20,000 मिस्टर एक्स की सैलरी और 90,000 अदर इनकम, ये तीनों को मिलाकर मिस्टर एक्स टैक्सेबल हो जाएगा। और मिसेस एक्स के हाथ में खाली टैक्सेबल क्या होगा? 65,000 की इनकम। और यदि हम तीसरा केस देखें, दोनों की अदर इनकम निल है, यानी दोनों की अदर इनकम दी नहीं है, यानी मान लीजिए दोनों ही अदर इनकम से नहीं कमाते हैं, तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे? इंडिविजुअली आप टैक्सेबल कर लेंगे, यानी क्लबिंग नहीं होगा। यानी मेरा कहने का सीधा मतलब है ये, सॉरी, इस वाले केस में जैसे कि अदर इनकम है ही नहीं, तो मिस्टर एक्स 1,20,000 के लिए टैक्सेबल होगा और मिसेज एक्स अपनी सैलरी के लिए खुद टैक्सेबल होगी, 60,000 के लिए टैक्सेबल। ठीक है, चलिए ये दो केस बहुत अच्छी तरह करके जाना क्योंकि एग्जाम में बहुत रिपीटेड मैनर में पूछे जाते हैं। अब आइए आप केस नंबर 3 में। यदि आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी या फिर कुछ टू माइनर, माइनर को करते हैं। अब माइनर में 3 केस हैं। माइनर में 3 केस आ जाएंगे। माइनर हैंडीकैप्ड है। देखिए यदि कोई भी प्रॉपर्टी माइनर को ट्रांसफर करता है और वो माइनर यदि हैंडीकैप्ड है तो बच्चे माइनर खुद ही टैक्सेबल होगा। यानी यदि मान लीजिए बच्चे के दादाजी ने, बच्चे के मम्मी पापा ने, बच्चे की दादी ने या बच्चे के किसी रिलेटिव ने बच्चे को ट्रांसफर किया और वो बच्चा हैंडीकैप है, देन माइनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ शैल बी टैक्सेबल, यानी टैक्स उसके हाथ में लगेगा और माइनर को कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। सेकंड केस में आए, यदि मान लीजिए माइनर कुछ भी नहीं कमाता है, वो अभी पढ़ ही रहा है और उसके मम्मी पापा या दादा दादी या कोई भी रिलेटिव माइनर को ट्रांसफर करते हैं और इस बार माइनर हैंडीकैप नहीं है, इस बार माइनर हैंडीकैप नहीं है और माइनर नहीं कमा रहा है, उसके दादा दादी उसको या उसके मम्मी पापा उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टैक्सेबल कौन होगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स टैक्सेबल होंगे। और टैक्सेबल कौन? यदि पेरेंट्स मान लीजिए फादर
क्वालिफाइड है और मदर हाउसवाइफ है तो फादर टैक्सेबल होंगे, क्योंकि मम्मी नहीं कमाती है। अगला केस देखें, यदि मान लीजिए फादर मदर दोनों ही अर्निंग मेंबर हैं, तो जिसकी इनकम ज्यादा है वो ही बच्चे की इनकम को क्लब्ड करेगा। और सीधी बात बोले, मदर या फादर में से यदि मान लीजिए फादर की इनकम ज्यादा है तो बच्चे की इनकम फादर में क्लब्ड होगी, और यदि मदर की इनकम ज्यादा है तो बच्चे की इनकम मदर में क्लब्ड होगी। ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, इन दोनों केसेस में पेरेंट्स को एग्जम्पशन मिलेगी, और एग्जम्पशन 1,500 तक की मिलेगी, फ्लैट एग्जम्पशन नहीं है, और 1,500 पर चाइल्ड की मिलेगी। और ये पूरे साल की एग्जम्पशन होती है, एक एक बच्चों की कम से कम, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा मिनिमम, मैक्सिमम अप टू 1,500 की मिलेगी। ठीक है, पक्का समझ गए? अब यदि मान लीजिए मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जो केयर टेकर है, जो बच्चों को संभाल रहा है। तो एग्जेम्पशन भी किसको मिलेगी? उसी केयर टेकर को मिलेगी जो बच्चे को संभाल रहा है। ठीक है, लेकिन हम बात करें, यदि बच्चा खुद के टैलेंट से कमाता है, माइनर अपने टैलेंट से कमा रहा है, अपने स्किल से कमा रहा है, अपनी नॉलेज से कमा रहा है, यदि बच्चा खुद के टैलेंट खुद के स्किल से कमा रहा है, बच्चा यदि कोई टैलेंट शो में चला गया, बच्चा यदि कोई ड्राइंग आर्ट कंपटीशन में भाग ले लिया, तो फिर बच्चा खुद टैक्सेबल होगा उसकी इनकम के लिए। बच्चे की इनकम मम्मी पापा या किसी में भी इनकम क्लब्ड नहीं होगी, बच्चा सेल्फ टैक्सेबल होगा, और यहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी बच्चे को। ठीक है, आइए एक डेमो देख लेते हैं। और आपको बता दूं कि बच्चे की क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, यानी सीधी सी बात, आप ये जो मैं बता रहा हूं ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इतना ही वीडियो पढ़ के चले जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मिस्टर सिंह एक ट्रेडर है, उसकी इनकम और उसके मेंबर मतलब फैमिली मेंबर की इनकम देके रखिए। मिस्टर सिंह की बिजनेस इनकम 90,000 है, और उसकी वाइफ किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, उसको 50,000 मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, मास्टर दीप सिंह। दीप सिंह कौन है? एक बच्चा है। बच्चा किसका है? मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह का है। उन्होंने मतलब अपने बच्चे की कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई कंपनी में डिपॉजिट करवाया था, उसका ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 12,000। आप एक बात ध्यान रखना, यदि ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी आ रहा है, तो ये ब्याज की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम माँ बाप में क्लब्ड होती है। लेकिन मम्मी पापा दोनों कमा पा रहे हैं, तो मैंने आपको अभी केस बताया था, जिसकी इनकम हायर है। किसकी इनकम हायर है? मिस्टर सिंह की इनकम हायर है, तो मिस्टर सिंह के हाथ में ये इनकम क्लब्ड हो जाएगी, यानी मिस्टर सिंह 12,000 के लायबल होंगे, और साथ ही साथ मिस्टर सिंह को 1,500 की एग्जामिशन भी मिलेगी। आइए, अगला बच्चा पेंटिंग्स और ड्राइंग से कमा रहा है, माइनर दीपाली, ये उसका टैलेंट है, तो ये दीपाली के ही हाथ में टैक्सेबल होगी, यानी जो डॉटर है, माइनर डॉटर, उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, ये सेल्फ टैक्सेबल होगा। बच्चे की इनकम माँ बाप के इसमें टैक्सेबल नहीं होगी, और यहां पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। फिर हम बात करें लॉटरी की इनकम। अब देखिए, लॉटरी की इनकम देखा जाए तो हमने कई बार पढ़ा है, लॉटरी की इनकम इलीगल होती है। यदि हम इंस्टीट्यूट की बुक को फॉलो करें, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को फॉलो करें, तो मॉड्यूल में साफ साफ लिखा है कि लॉटरी से कमाई गई इनकम माँ बाप के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्लब्ड होगी, क्योंकि वो उसका कोई टैलेंट तो है नहीं लॉटरी खेलना या बैटिंग करना या गैम्बलिंग करना या हॉर्स रेस या जितनी भी इलीगल इनकम है। लेकिन साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यह भी लिखा हुआ है कि माँ बाप को 1,500 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी इलीगल इनकम के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलीगल है, इस वजह से नहीं दी जाएगी। इसीलिए मॉड्यूल जब आप उठाएंगे तो उसमें 1,500 की एग्जाम्पशन इलीगल इनकम पे नहीं है।
लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं, स्कैनर और अदर रेफरेंस बुक में एग्जामिशन ली गई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 होता है क्लबिंग का, और क्लबिंग के केस में यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस सेक्शन 64 का मेन उद्देश्य है कि बच्चे की इनकम माँ बाप के क्लब्ड करना, तो क्लब्ड करके माँ बाप को एग्जामिशन मिल जाएगी। यानी आप स्कैनर या फिर रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे तो वहां पे इलीगल इनकम पे भी 1,500 की एग्जामिशन ली गई है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में भी बोला है, क्लास में भी बोला है, मैं जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था और रेगुलर क्लास ले रहा था तो उसमें भी बोला था कि आप 1,500 की एग्जामिशन ले सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यदि आप उठाएंगे तो 1,500 की एग्जामिशन आपको मना कर दी गई है। तो चॉइस इज योर, आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ले लेंगे तो भी चलेगा। 1,500 की एग्जामिशन यदि हम अदर रेफरेंस बुक इसमें देखें तो उसमें ली गई है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं ली गई है। तो आप यदि मॉड्यूल के साथ जाना चाहते हैं तो मत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं ली है। और ये भी मम्मी पापा के हाथ में क्लब्ड होगी, किसके हाथ में क्लब्ड होगी, मिस्टर सिंह के हाथ में क्लब्ड होगी। तो अब आप एक बात का ध्यान रखें, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह और ये जो मास्टर दीप सिंह है और दीपाली है, इन चारों का अलग अलग कॉलम बनाएं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएं, और उस कॉलम में उनकी इनकम को क्लब्ड करके दिखाएं और 1,500 के एग्जामिशन को माइनस करके दिखाएं, यही है। और लास्ट में सारी इनकम को टोटल करके उसका आंसर दिखा दें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगले केस में आते हैं। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ऐसा है कि यदि आप प्रॉपर्टी या कुछ ट्रांसफर करते हैं टू एनीवन, एनीवन मतलब भले वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है, आपका नॉन रिलेटिव भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि मैं आपको प्रॉपर्टी या कैश या कुछ भी ट्रांसफर कर रहा हूं तो टैक्सेबल इस केस में ट्रांसफरर होता है, यानी जिसने ट्रांसफर किया है वही टैक्सेबल होता है। केस 5 देखें। टू एनीवन ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन और ये विदाउट कंसिडरेशन का केस है। बच्चों विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी ने भी आपको प्यार से गिफ्ट दिया है, प्यार से प्रॉपर्टी दी है और वो आपसे पैसा मांग भी नहीं रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो बच्चों इसमें टैक्सेबल कौन होगा? इसमें टैक्सेबल होगा, यदि हम देखें तो देखो अलग अलग धारणाएं हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं। हस्बैंड वाइफ में देखें, यदि हस्बैंड वाइफ को नेचुरल लव एंड अफेक्शन में प्रॉपर्टी दे रहा है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल केसेस हैं। हस्बैंड यदि वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वाइफ से 1 रुपया नहीं ले रहा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कर रहा है, तो ट्रांसफरर यानी हस्बैंड टैक्सेबल होगा क्योंकि वाइफ तो कमाती नहीं है। अगला केस देखें। अगला केस ये है कि यदि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यदि आदान प्रदान हो रहा है गिफ्ट का नेचुरल लव एंड अफेक्शन में विदाउट कंसिडरेशन, तो उसमें ट्रांसफर ही टैक्सेबल होता है। ध्यान सुनिएगा, ट्रांसफरीबल होने, यानी यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, शादी हुई नहीं है, तो उस केस में गर्लफ्रेंड टैक्सेबल होगी। ऐसा भी है, मल्टीपल केसेस है। यदि आपके माँ बाप, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी प्यार मोहब्बत में आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के केस में माँ बाप यानी मम्मी पापा टैक्सेबल होंगे क्योंकि इन्होंने विदाउट कंसिडरेशन ही किया है। लेकिन यदि आप वही किसी को इन कंसिडरेशन करते हैं, यानी इन कंसिडरेशन करते हैं, तो फिर उस केस में, इन कंसिडरेशन के केस में टैक्सेबल कौन हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा ट्रांसफरी यानी बायर, जिसको आप कर रहे हैं। ठीक है, केस 6। केस 6 में क्रॉस ट्रांसफर है। क्रॉस ट्रांसफर में मैंने आपको क्लास में बताया था, मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी इस बार मिसेस बी को दी है, मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी वही वाली जो मिसेस एक्स ने, मिस्टर एक्स ने दी थी, वो मिसेस एक्स को दी है।
ये दो प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी को दो जगह रेगुलेट किया गया और एक्सचेंज किया गया। इसमें आप इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से देखेंगे, मिस्टर एक्स ने मिसेस बी को दिया, तो ये टैक्सेबल कौन होगा? मिस्टर एक्स, यानी ट्रांसफरर। और मिस्टर बी ने मिसेस एक्स को दिया है, तो मिस्टर बी लायबल होगा। यानी यहां दो अलग अलग पार्टी दो अलग अलग सिचुएशन में लायबल हो रही है। पहले वाले में एक्स ने मिसेस बी को दिया तो मिस्टर एक्स होंगे, पहले दूसरे वाले में मिस्टर बी ने मिसेस एक्स को दिया तो मिस्टर बी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? केस 7 में एक बात आप ध्यान रखना, यदि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फादर ने कैश ट्रांसफर किया मदर को ₹5 लाख। मदर ने 5 लाख कर दिया इन्वेस्ट इन बिजनेस, और मदर को उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो बच्चे, ये जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पापा ने पैसा दिया तो मम्मी ने बिजनेस शुरू किया। अब यदि मम्मी बिजनेस करके प्रॉफिट कमा लेती है, तो वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप पापा को टैक्सेबल मत करना। पापा टैक्सेबल किस अमाउंट के लिए होंगे? फादर टैक्सेबल होंगे 5 लाख के लिए। लेकिन यदि उस अमाउंट को री इन्वेस्ट किया जाता है और री इन्वेस्ट करके के प्रॉफिट यदि होता है, तो फिर उस अमाउंट के लिए यानी मदर टैक्सेबल होगी। यानी आप यदि किसी से पैसा लेते हैं और वापस उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं और री इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है, तो फर्दर वो जो प्रॉफिट हुआ है वो मम्मी के हाथ में टैक्सेबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फादर ने अपनी डॉटर को ट्रांसफर किया, डॉटर ने मम्मी को किया, मम्मी ने उससे बिजनेस किया, बिजनेस से हुआ प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट के लिए मम्मी लायबल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी ने बिजनेस शुरू किया। लेकिन बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जहां पे मदर और फादर ने दोनों मिलकर पैसा बिजनेस में लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8। बिजनेस शुरू किया एस मुंद्रा ने इस ईयर को, और उसका कैपिटल अमाउंट है 3 लाख। लेकिन उसके हस्बैंड ने भी उसमें गिफ्ट दिया उस मिसेस मुंद्रा को 2 लाख का, और वो मिसेस मुंद्रा ने फर्दर बिजनेस में लगा दिया। यानी यहां पर दोनों ने पैसे लगाए हैं। 3 लाख वाइफ ने लगाए हैं, 2 लाख हस्बैंड ने लगाए हैं, और लगाने के बाद प्रॉफिट हुआ प्रोप्राइटरी बिजनेस से 1.5 लाख रुपए का 22-23 में। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, यहां पर एक लाइन लिखी नहीं है। इस अमाउंट को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया है, यानी 1.5 लाख को फिर से इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। अब 1.5 लाख लगाया, और फिर अब 23-24 में कितना अमाउंट हो गया प्रॉफिट का? 3,90,000। यानी अभी तक जो कैपिटल लगाई गई है, मम्मी द्वारा 3 लाख, पापा द्वारा 2 लाख, हो गए 5 लाख, और ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ इसको भी रिसाइकलिंग कर दिया कैपिटल में, तो 1.5 लाख, यानी 6.5 लाख की कैपिटल अभी तक इन्वेस्ट कर दी गई है। 6.5 लाख की कैपिटल पर 3,90,000 की प्रॉफिट कमाई गई है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, यानी मिसेस मुंद्रा के पति यानी आपके फादर के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा। आप क्या करेंगे? 3,90,000 की जो प्रॉफिट हुई है वो 6,50,000 कैपिटल लगाने पर हुई है। अब कैपिटल कोई एक इंसान ने तो लगाई नहीं थी, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर लगाई थी, इसलिए प्रोपोर्शनेटली लायबल होंगे। और यहां पर 3,90 650 के लिए, तो 2 लाख के लिए कितना? 2 लाख कहां से आया? 2 लाख जो मिस्टर मुंद्रा ने एज अ गिफ्ट लगाया था, तो 1,20,000 के लिए मिस्टर मुंद्रा लायबल होंगे। यानी प्रॉफिट पोर्शन है 390, 390 में से 1,20 की प्रॉफिट के लिए मिस्टर मुंद्रा लायबल होंगे, और जो 270 की प्रॉफिट बच जाती है उसके लिए मिसेस मुंद्रा लायबल होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला केस समझते हैं। केस नंबर 8। केस नंबर 8 सेक्शन नंबर 60 और 61 पर है। मैं कॉम्बो करके आपको समझा देता हूं। 60 और 61 लग रहा है। इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या है? आपने अच्छे इंटेंशन से, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से, गुड फेथ में आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए दे दी। जैसे हम रतन टाटा सर की बात करें जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा सर ने जब टाटा पंच बनाई थी
2020 का शायद 20 में बनाई थी, और 2020 के बाद से जब वो मॉडल मार्केट में आने लगा तब उन्होंने अपनी टाटा पंच से कमाई गई इनकम का 65% एक साउथ अफ्रीका के आदिवासी लोग को देने का फैसला किया। यानी उन्होंने उन ट्रैवल एरियाज को और ट्रैवल पीपल को देने पर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि हम आपसे ये लेंगे या वो लेंगे, या हम आपका जंगल ले लेंगे या हम आपका लैंड ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, गुड फेथ में उनको 65% टाटा पंच की इनकम का ट्रांसफर कर दिया, और आज भी इनकम ट्रांसफर हो रही है हर साल। यानी गुड फेथ में किया गया है, इससे बोलते इररिवोकेबल। इसके लिए टैक्सेबल कौन होगा? इसके लिए टैक्सेबल होगा ट्रांसफरी, जो उसका सुख भोग रहा है, जो बेनिफिशियरी ओनर है, यानी जिसको हमने ट्रांसफर किया है। लेकिन वही हम बात करें रिवोकेबल ट्रांसफर की, आपने यहां पर एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगा दी कि भैया ऐसा है कि आज मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन आपकी डेथ यदि हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, या ऑन सम कंडीशन ये प्रॉपर्टी वापस से मेरे पास आ जाएगी। यदि हम अपने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कोई क्लॉज डाल देते हैं दैट अगेन प्रॉपर्टी कम बैक, वापस हमारे पास आ जाएगी, तो उस केस में वापस से ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कंडीशन टूट गई है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, वापस प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, मतलब मैंने यहां पर कुछ कंडीशन पर वापस से प्रॉपर्टी ले ली है। यानी कहीं ना कहीं इसे क्या बोलेंगे? रिवोकेबल। यानी ये मेरा गुड फेथ नहीं था, मैं तो यही सोच में बैठा था कि वो मर जाए या उसको मार दो और वो प्रॉपर्टी वापस से मेरे पास आ जाए। यानी मैंने कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी इसलिए दी थी या ट्रांसफर करी थी ताकि मैं टैक्स से बच जाऊं। इस केस में टैक्सेबल कौन होगा? जो करता धरता जिसने ये कांड किया, यानी ट्रांसफरर। तो बच्चों इसके ऊपर भी मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया है। हरीश ने प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज ट्रांसफर किया ट्रस्ट को उसके मैरिड सिस्टर, और ही हैज द पावर टू रिवोक द ट्रस्ट एट हिज डिजायर। अब जैसा कि देख रहे हैं उसकी इच्छा पर ये ट्रस्ट ये कभी भी रिवोक हो सकता है, मतलब ये क्या है? ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। तो इसके लिए जवाबदार कौन होगा? हरीश ही जवाबदार होगा, हरीश ही टैक्सेबल होगा। लेकिन वहीं पर आप देखें, यदि हम एक पॉइंट और पढ़ें, यहां पर भी आप देख रहे हैं ही विल टेक द प्रॉपर्टी बैक फ्रॉम रानी वेर एवर रिक्वायर। तो ये भी कहीं ना कहीं रिवोकेबल ट्रांसफर है। यदि आप प्रॉपर्टी वापस से ले लेते हैं जिसको आपने दी है तो वो रिवोकेबल बन जाता है। लेकिन यदि आपने गुड फेथ में दिया, अच्छे इंटेंशन से दिया है, प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ट्रांसफर हो चुकी, तो फिर इन दैट केस वो इरिवोकेबल है। तो बच्चे ये थी आपकी क्लबिंग चैप्टर, आप इसको गो थ्रू करिए, इसी में आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एचयूएफ के केस में यदि आप एचयूएफ कर्ता को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, एचयूएफ कर्ता को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वही टैक्सेबल होगा, यानी एचयूएफ टैक्सेबल होगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन यदि एचयूएफ कर्ता को एडिक्वेट कंसिडरेशन में, यानी कंसिडरेशन लेकर ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर कर्ता ही टैक्सेबल होगा क्योंकि उसने उसका पूरा पैसा दिया है। लेकिन यदि एचयूएफ कर्ता को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करता है, इनएडिक्वेट, एडिक्वेट नहीं इनएडिक्वेट, तो फिर वापस से एचयूएफ टैक्सेबल होगा। तो बस आप इस चैप्टर को इस वन शॉट रिवीजन से आप कंप्लीट करिए, आपको मॉड्यूल भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, आप ये भी कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों अलविदा, नमस्ते। हम अगले वन शॉट रिवीजन में अगले नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।